तपस, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, देखिए, एक सोच तो बदली है। अब सोच ये नहीं है कि हम नौकरी मांगने से ज्यादा नौकरी देने वाला बना जाए, उस दिशा में सोच गई है। और ये जो तमाम स्टार्टअप्स है ये इस बात के परिचायक है और तमाम स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए चला, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 में भारत कहीं पीछे रह गया था क्योंकि किसी ने भी इस माइंडसेट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब आप बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, तब ये जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप आगे जाते हुए देखेंगे कि जो डीप टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऐसे क्षेत्रों में आपको नए इनोवेशन आते हुए दिखेंगे। स्पष्ट तौर पर जो DPIIT सचिव है उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही भारत स्टार्टअप डीप टेक पॉलिसी लेकर के आ रहा है। तो डीप टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जिस ड्रोन स्टार्टअप से मिल रहे थे वो डीप टेक टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि डिफेंस में जो माइंस बिछाई जाती है उसको डिटेक्ट करने में ये ड्रोन सक्षम है। इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, इस तरह की जो डीप टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको प्रमोट करने का एक नया मंच तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से तपस बता रहे थे कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है, तो ये बहुत बड़ा मंच है और ये हर साल होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का जो शुरुआत किया गया है, आज आखिरी दिन है, ये पहला पड़ाव है और ये हर साल और बड़ा होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास फोकस रहा है स्टार्टअप्स पर और यही वजह है अजय कि आज स्टार्टअप्स इस लेवल पर हैं। आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत बहुत आगे है, अभूतपूर्व है ये जो इनिशिएटिव है। जब इस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी पहल है, वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो खास लोगों का ध्यान इस चीज पे होगा कि अब वो क्या कहते हैं और क्या नया मंत्र देते हैं। देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मंचों पर कुछ नई आइडिएशन लेकर के आते हैं और नए चैलेंजेस स्टार्टअप्स को देते हैं। आपको याद होगा इनोवेटर्स अवार्ड में भी उन्होंने नए नए चैलेंजेस दिए थे जो इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स थे। मुझे सौभाग्य मिला है 2016 में, जब 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था विज्ञान भवन में। उस वक्त जो एनर्जी थी और जो उनके थॉट प्रोसेस था स्टार्टअप इंडिया को लेकर के, किस तरह से वो एक के बाद एक टैक्स में 7 से 8 साल की छूट देना, उसके बाद पेटेंट्स में 80% तक की फीस में कमी करना, जो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए शुरुआत से ही जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, इस तरह की जो सोच है वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इसलिए पिछले 8 सालों में जो हमने ये सफर देखा है स्टार्टअप इंडिया का, उसमें 1,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप तैयार कर दिए हैं, 109 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स तैयार किए हैं, कई सारे डेकाकॉर्न्स जो कि $10 बिलियन की कंपनी भारत से निकली और काम कर रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जरूर करना पड़ा कोविड और जो फंडिंग विंटर्स में, क्योंकि फंडिंग बाहर से आती थी। $140 बिलियन का फंडिंग आ चुका है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 2023 थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, केवल $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। उससे पहले $25 बिलियन 2022 में आ चुका था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2024 में वापस इन्वेस्टर्स आएंगे और कहाँ देखेंगे वो, जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भारत के डीप टेक, भारत के सॉफ्टवेयर जो टैलेंट है उसकी पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है। और इसीलिए कह सकते हैं कि अगला जो फंडिंग का राउंड है वो भारत के इन्वेस्टर्स की तरफ आएगा, भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ आएगा। और एक नई छलांग लगाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने 2016 में विज्ञान भवन में जो ऊर्जा देखी, मुझे लगता है उससे 100 गुनी ऊर्जा थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री जब भारत मंडपम में होंगे तो पूरे देश और दुनिया को दिखाई देगी, पूरी दुनिया की निगाहें। ये भी कहा जा रहा है अजय कि स्टार्टअप महाकुंभ जो है ये भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है जिसमें इतनी रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 50,000 से ज्यादा डेलीगेशंस जो सीरियस डेलीगेशन है वो विजिट कर चुका है। 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप 23 राज्यों से आज आए हैं। जैसा कि मैं सुबह बता रहा था कि अंडमान से लेकर के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है, 650 जिले हैं देश में, जहां पर कम से कम एक स्टार्टअप काम न कर रहा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को दूसरी ईज ऑफ लिविंग के साथ जोड़ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जोड़ना और उसके साथ जो डीप टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ तैयार करना। आपको याद होगा कि इंटरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के R&D का नया फंड लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया गया तो 10,000 रुपए का फंड लॉन्च किया गया था सिडबी के लिए, जो कि केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए था।
उसी की बदौलत आप देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और उसका जो रिटर्न है 300% है, यानी 3 गुना है। और ये जो सिलसिला है वो लगातार और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। और यही अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सभी को इंतजार है, तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना शुरू हो गया है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से पल पल की खबरें यहाँ तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और अजय, हम जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अलग हैं, बहुत नए हैं और बहुत खास हैं। जिस तरह से एक चश्मे की बात की गई जो कि दिव्यांगों के लिए है, और इसी प्रकार के कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यही देखिए, ये जो आइडिएशन होता है ना, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी के जरिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक महिला आपने देखा दूसरे या तीसरे स्टॉल पे जो एक महिला थी, उन्होंने एक ऐसी मशीन का विकास किया है जो गाँव में गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो खुद ही अपने बच्चे के विकास को, अपने बच्चे के अपनी नाड़ी के विकास को जब गर्भावस्था के दौरान खुद ही वो डिटेक्ट कर सकती हैं और अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपने डॉक्टर को भेज सकती हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर गांव में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स पहुंच नहीं सकते हैं, वहाँ पर जो एएनएम और आशा वर्कर्स हैं वो इन छोटी छोटी मशीन को ले जा करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जहाँ पर मैटरनिटी रेट बहुत ज्यादा है, जो माताओं की जो मौत हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखो, पराली एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली एनसीआर के ऊपर में। पराली से कैसे आप पैकेजिंग मटेरियल बनाए, उसको लेकर के एक स्टार्टअप ने यहाँ पर फरीदाबाद में एक बड़े कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है। पराली की समस्या इतनी बड़ी है, प्रदूषण की समस्या इतनी बड़ी है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप लो कॉस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो क्लाइमेट पर असर डालें, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दें, जो इंडस्ट्री 4.0 में लोगों के जीवन को आसान बनाए, जो काम करने के तरीके को आसान बने, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जो ज्यादा वेस्टेज को रोकें, जो ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका जो फोकस है स्पष्ट तौर पर आने वाले जो नेक्स्ट फेज ऑफ स्टार्टअप जो क्रांति है उसमें लगता है कि ये जो नए आइडियाज हैं और टायर 2 टायर 3 सिटीज से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए जो अपने क्लास रूम्स में ही जब वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सोल्यूशन का काम करेंगे, तो वो काफी बड़े समाधान देते हुए आपको आगे नजर आएगा। बिल्कुल, नए आइडियाज, नए विजन्स को एक नया मंच प्रदान करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो सोच है भारत को विकसित भारत बनाने की, उस दिशा में लगातार जो प्रयास है उसी की एक बानगी प्रस्तुत करता है स्टार्टअप इंडिया। और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो न केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्थिक जो तंत्र है उसको भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। विकसित भारत को बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से हमने कहा कि पिछले 8 सालों में 140 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। सिडबी जो छोटे और मध्यम उद्यमों को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टार्टअप पॉलिसीज बनाई हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके आ रही हैं, जो कि सिडबी जैसे फंड को खुद भी सपोर्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आसाम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ऐसी हरियाणा फॉर दैट मैटर, वो सब ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आ रही हैं और अपना फंड दे रही हैं सिडबी को कि आप फंड को सपोर्ट कीजिए और जो हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट कीजिए। तो स्पष्ट तौर पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है। और अमिताभ कांत ने तो पहले भी नहीं कहा था कि पहले कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना होगा, और उसके बाद जो ऑडिट एंड फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो समस्याएं हैं, तो आपने देखा कि बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स गिरते हुए भी दिखाई दिए, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है। तो ऑडिट कैसे करना है, फाइनेंस को कैसे दुरुस्त करना है, कैसे आप एआई कंपनी को प्रमोट करें, कैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस तैयार करें, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और कोई भी स्टार्टअप इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के देश में पहले कभी नहीं देखी गई थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर हो या जिसमें कि टैक्सेशन को लेकर के आपको काफी छूट दी जाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, जहाँ पर कई सारी पॉलिसीज के जरिए
स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए किस तरह से उनको सस्ते लोन, आसान शर्तों को लोन दिया जाता है, बिना किसी कोलेटरल लोन दिया जाता है। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम आज से पहले नहीं देखा गया और इसलिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसमें 1,23,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जिससे गंवाना नहीं चाहते। बिल्कुल अजय, आने वाला समय जो है वो एआई का है और अगर एआई का सदुपयोग किया जाए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इस दिशा में भी बहुत ज्यादा खास कर सकते हैं। ये न केवल एआई, इस बार के स्टार्टअप महाकुंभ में 10 बड़े सेक्टर्स हैं शैला, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक बड़ा समूह है जिस पर फोकस है। डीप टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा फोकस है डीप टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते जाने के लिए, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। और प्रधानमंत्री इस वक्त भारत मंडप में पहुंच चुके हैं और रूबरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 10 बड़े फोकस सेक्टर्स हैं और आप आवाज सुन रहे होंगे मेरे पीछे किस तरह से जो आज की युवा नए भारत, विकसित भारत, सन 2047 तक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना को लेकर किए जा रहे प्रयासों के इस महायज्ञ की तैयारी में स्टार्टअप महाकुंभ के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे विभागीय मंत्री महोदय, हमारे विभागीय राज्य मंत्री महोदय, विभागीय राज्य मंत्री महोदया और देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से आए सभी उद्यमी, निवेशक, अंकुरक एवं युवा शक्ति, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्टार्टअप महाकुंभ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नवोन्मेषी परिकल्पनाओं की एक कड़ी है। इस महाकुंभ में 3,000 से ज़्यादा स्टार्टअप, 1,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, हज़ारों आइडियाज़ और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा देशवासी सम्मिलित हुए। आदरणीय महोदय, हमने यहाँ आए हर भारतीय की इच्छाओं और आकांक्षाओं को महसूस किया। हमने भारत की उभरती हुई सोच और शक्ति का दर्शन किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और सतत प्रयास से यह संभव हो पाया है। आप सबसे निवेदन है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बनाई गई एक फिल्म के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम की यात्रा को देखें। मैं स्टार्टअप हूं। नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ बदलते भारत की मैं बढ़ती ताकत हूं। वो भारत जो अनंत संभावनाओं और नवाचार की भूमि है। आज भले ही मेरा नाम सभी जानते हैं, पर एक दशक पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। पर आज भारत की रगों में जिद है हर सपने को पूरा करने की, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर सूरज को भी चुनौती देने की। तभी तो आज देश भर में 1,23,000 स्टार्टअप भारत के सामर्थ्य की कह रहे हैं नवीन कहानी। लगभग 13 लाख नौकरियों और रोजगार के द्वार भी तो खुले हैं। 670 से अधिक जिलों तक मैं पहुंच चुका हूं। युवा शक्ति, नारी शक्ति की मैं मजबूत हुंकार हूं। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी मैं आसमान छूने की जिद लिए नई ऊर्जा के साथ धड़क रहा हूं। स्टार्टअप इंडिया की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू हुई और फिर साल दर साल इससे नई उपलब्धियां जुड़ती गईं।
साल 2024 में डिजिटल मैप्स की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री यानी भास्कर की शुरुआत हो चुकी है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध प्रकार के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। स्टार्टअप की जोश, उमंग और कुछ कर गुजरने के मजबूत संकल्प से भरी ये यात्रा अब बनी है साक्षी 3 दिनों के स्टार्टअप महाकुंभ की, जिसमें शामिल हुए हैं 2000 प्लस स्टार्टअप, 100 प्लस यूनिकॉर्न, 10 प्लस थीमेटिक पवेलियंस, 1000 प्लस इन्वेस्टर्स, 300 प्लस incubators and accelerators, 3000 plus conference delegates, 10 plus country delegations और 50,000 plus business visitors। ये अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, incubators, accelerators और कई सेक्टर्स के इंडस्ट्री लीडर्स सहित भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाया गया, जहां दुनिया ने देखी विकसित भारत की ओर बढ़ रहे भारत की एक और ऊंची छलांग और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहे भारत का विराट संकल्प। अब मैं स्वागत भाषण के लिए विभागीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर। भारत के सम्मान्य, साहसिक, समर्पित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, स्टार्टअप महाकुंभ में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान और सौभाग्य की बात है और हम सब यहाँ उपस्थित आपके कृतज्ञ हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में हमें उत्साह देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ पर पधार कर हमारा और जोश और हौसला बढ़ाने का बहुत ही मैं कह सकता हूँ हमारे लिए दिल को छूने वाली बात की। आज एक तरीके से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ उन हजारों विद्यार्थी, हजारों युवा युवतियों का जो आज इस कमरे में हम समा नहीं पाए। ये कमरा भर जाने के बाद नीचे दोनों हमारे पास ऑडिटोरियम है, वो दोनों भर गए और कई सारे हजारों की संख्या में युवा युवती आज आ नहीं पाए। उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनको बाहर ही रहना पड़ रहा है, वो बाद में एग्जीबिशन का आनंद लेंगे। पर अगली बार और अगले वर्ष के स्टार्टअप महाकुंभ में मुझे लगता है हमें और बड़ी वेन्यू ढूंढने की आवश्यकता अवश्य पड़ने वाली है। माननीय मंत्रीगण, उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम के महानुभाव, सभी इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के प्रतिनिधि और देश के भविष्य को आकार देने वाले हमारे प्रिय फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप महाकुंभ भारत के इनोवेटिव ब्रिलियंस, कैन डू स्पिरिट और प्रभाव करने की प्रबल इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। 21वीं सदी स्टार्टअप्स की सदी है और स्टार्टअप्स इसे भारत की सदी बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर इनोवेशन की भूमिका को सेंटर स्टेज देने का काम किया। इस वर्ष अभी तक 1 लाख से अधिक पेटेंट्स ग्रांट किए जा चुके हैं। भारत अकेले में 1 लाख से अधिक पेटेंट्स, लगभग आधे पेटेंट्स भारत के हैं, भारत में जिसका नवाचार हुआ है। और अब भारत आईपीआर में
विश्व की टॉप 5 कंट्रीज में से एक बन रहा है, इसका प्रभाव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के बढ़ते हुए कदम भी दर्शाता है। आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इनोवेशन को सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को नेशन बिल्डर्स और चेंज मेकर्स के रूप में देखते हैं। आपके विकसित भारत के संकल्प की यात्रा में स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स का, विशेषकर एसोचैम, नैस्कॉम, देश भर से आए इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, निवेशक, उद्योजक और सभी स्टूडेंट्स का, जिनकी कड़ी मेहनत से इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर शायद दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इवेंट का आयोजन संभव हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह एक ऐतिहासिक इवेंट है। सही मायने में स्टार्टअप्स का एक महाकुंभ है और भारत के एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभरने का प्रमाण है। इस इवेंट में नए भारत की युवा की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेंसी है और जो जोश है, वो देखकर प्रसन्न हो जाता है दिल, उत्साहित हो जाता है मन और विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारत का भविष्य आप सबके हाथों में सुरक्षित है। एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन का स्वागत करते हुए आज हम फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी के मौके पर संजोग से आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी है और आपके आने से माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं यहां उपस्थित युवा शक्ति की खुशी में और 4 चांद लग गए हैं। चाहे हमारा स्टार्टअप चेन्नई में एक मछुआरे का बेटा हो या कश्मीर में एक नाविक की बेटी हो, यह उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो कल के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपनी बड़ी सोच से देश के विकास के भागीदार बनना चाहते हैं। यह स्टार्टअप महाकुंभ उन सब के लिए समर्पित है। स्टार्टअप्स के माध्यम से अनगिनत युवा युवतियों ने अपने सपनों को सच बनाया और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करते हुए रूल्स ऑफ द गेम को रीडिफाइन करने का काम किया है। आप सबके परिश्रम से आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। खेती से लेकर खेल तक, शिक्षा से लेकर सैन्य जगत में, ऑटोमोबाइल से लेकर अंतरिक्ष में, विज्ञान से लेकर वाणिज्य में, डीप टेक हो, मेडटेक हो, एग्रीटेक हो, फिनटेक हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स अब विश्व में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना परचम फैला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विजन की दिशा में आज हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यहां भी देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बड़ी संख्या में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आए हैं। इस कार्यक्रम से सभी उत्साहित हैं कि लोकल टैलेंट को अब ग्लोबल टैलेंट बनाकर भारत में बेहतर और अफोर्डेबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस का निर्माण करके हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके महत्वपूर्ण समय के लिए पुनः एक बार
आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत के भविष्य, भारतीय इनोवेटर्स और भावी एंटरप्रेन्योर्स को अपने विचारों से प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री महोदय, सादर धन्यवाद। अब मैं इस स्टार्टअप महाकुंभ के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान पीयूष गोयल जी, अनुप्रिया पटेल जी, सोम प्रकाश जी, अन्य महानुभाव और देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी साथी, आप सबको स्टार्टअप महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई? साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है।
और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहां इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में एक जीनियस टैलेंट है ना, मेरे में भी ये है, और इसमें मैं पहचान सकता हूँ, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूँ। ऐसे में ये एनर्जी, ये वाइब वाकई अद्भुत है। जब मैं पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्टॉल से गुजर रहा था तो ये वाइब में फील कर रहा था, और दूर कुछ लोग लगे थे, नारे भी लगा रहे थे, और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था, और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं।
तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहाँ बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफ़ी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो बोले, मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा, क्या कर रही हो बेटा, आप काफ़ी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है, वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं, 300, 400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप
स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज़्यादा था, तो गायकवाड़ी स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? बोले मूला फाल छाना है। अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या? सरकारी नौकरियां है बस, तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे हैं। मैं अभी भी मिल के आया, मैंने पहला ही पूछा, मैंने कहा पेटेंट हुआ गया? नहीं, बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पता नहीं कौन कहां हाथ मार ले। और देश ने कैसे इनकी हैंड होल्डिंग की है, उसका एक और उदाहरण है जेम पोर्टल। यहां पर उसकी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज का युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एक इनोवेटर बनने का सपना, अपने स्टार्टअप का सपना भी देखने लगा है। ये मैं समझता हूं उसके पास जो टैलेंट है या जो उसकी ट्रेनिंग है, स्टार्टअप के माध्यम से वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
आज मैं देखता हूं कि कैसे युवा अपने स्टार्टअप के दम पर अलग अलग सेक्टर्स में छाए हुए हैं। और मुझे तो पक्का विश्वास है कि 2019 का जब चुनाव आएगा ना, उस समय कम से कम 1000 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो इसकी सेवाएं पॉलिटिकल पार्टियां लेती होगी। वो ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आएंगे और उसको भी लगेगा हाँ यार, इस तरीके से पहुंचना अच्छा है, ये सरल रास्ता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, नौजवान नए आइडियाज लेकर के आते हैं, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। कोई, मैंने देखा आज जो ट्रेडिशनल खान पान की चीजें हैं उसमें बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। कोई मेडिकल के इक्विपमेंट इस प्रकार से बना रहे हैं कि भाई आपको आसानी से आप अपना देख सकते हैं। यानी कोई सोशल मीडिया के ग्लोबल जायंट्स से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं इसे नष्ट करूंगा। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज ने इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स को यूपीआई से बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार हुई हैं जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और साथियों, आपको अंदाज नहीं है कि हम जहां हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मैं G20 समिट के समय देखता था, हमने यहाँ एक बूथ लगाया था जहाँ पर अभी आपके एग्जीबिशन लगाए वहाँ G20 समिट में, और वहाँ यूपीआई कैसे काम करता है हम 1,000 रुपया देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए। हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहाँ ले जाने का आग्रह रखते हुए जरा वहाँ देखें एक बार। यानी वहाँ लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या, काम कैसे करता है, और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहाँ गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है। साथियों, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिला है। रूरल और अर्बन डिवाइड को देश कम कर पाया है। और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी, जब डिजिटल प्रोग्रेस होने लगा तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी, सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इसलिए हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी मेरे यहाँ चल नहीं सकती है। मेरे यहाँ सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी।
ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। साथियों, इनोवेशन का एक कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत ने अपना ये विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया है। इसी प्रीमाइसिस में G20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडप में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप्स को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा कि आप G20 का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें आप, यानी किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है। और मैं भारी काफी मदद ले रहा हूं ये AI की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं AI की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने AI वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो AI की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूँ। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। जरूर आया होगा, मैं यहां से गुजरा हूं तो। साथियों, इसलिए भारत के यंग इनोवेटर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए AI एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर के आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहां AI की चर्चा की। तो मैंने कहा अब AI दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है।
तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। साथियों, लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि एआई का सामर्थ्य, इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशंस की भावना, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों को एक प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूं। 30-40 घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं। मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकाथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूं, यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले साहब जमेंगे नहीं, लेकिन सीखेंगे तो। दोस्तों, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड होगा, वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहां सब नमूने हैं। यहां रेगिस्तान भी मिलेगा, यहां बाढ़ वाला इलाके भी मिलेगा, यहां पर मीडियम पानी वाला भी है, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पर सब मौजूद है जी। और इसलिए यहां जो सक्सेस हुआ, वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। साथियों, भारत लगातार इस विषय में फॉरवर्ड प्लानिंग करते हुए चल रहा है। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय आपने देखा होगा। और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीज़ों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि फालतू चीज़ों में उनका टाइम बहुत जाता है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊंगा तब आएगा, इस इंटरिम बजट में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश के हर नौजवान को पता होना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। इससे सनराइज टेक्नोलॉजी एरिया में लंबे समय तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। भारत ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन कानून भी बनाया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कदम जरूरी हैं, वो सारे उठाए जा रहे हैं। अब देश फंडिंग का एक बेहतर मैकेनिज्म बनाने का भी प्रयास कर रहा है। साथियों, आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है, तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए।
कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने 10 टिंकरिंग लैब ले लिए, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पर जाएंगे, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिल करके उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है। आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। मैं यहां 2 और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आकर के, नया नया यहाँ आया था दिल्ली, यहाँ का कल्चर का ज़्यादा पता नहीं था मुझे, बाहर का व्यक्ति था। मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो और मैं देश के नौजवानों को ये प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूँगा हैकेथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। तो खैर हमारे बाबू लोग तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो साहब उसको कोई ज़रूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव है। अरे मैंने कहा यार भाई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ, कोई कहे हमारे सब नहीं साहब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है तो भी तो दो वैल्यू एडिशन होगा। अच्छा नहीं होगा तो वो देखेगा कि क्या बढ़िया है, जाने दो ना बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है, ये तो टोटल लगाया तो करीब 400 निकली। अब वो तो शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकेथॉन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने एडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे साहब इस साल हैकेथॉन कब होगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जब मिलते हैं बच्चे, बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं। और ये 18, 20, 22 साल के नौजवान हैं जी। मैं कहूँगा ये जो हमारे बिजनेस के जो CII है, फीकी है, SOCHM है, मैं उनको कहता हूँ कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वे ये स्टार्टअप वालों का हैकेथॉन करें और उनको प्रॉब्लम दे। मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ला करके देंगे आपको। उसी प्रकार से मैं MSMEs के लोगों को कहूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स निकालिए। टेक्निकल हर्डल्स होंगे, समय बहुत ज़्यादा होगा, स्मूथनेस नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। आप देश के स्टूडेंट्स के पास जाइए, उनका हैकेथॉन आप ऑर्गेनाइज, MSMEs के लोग खुद और सरकार को कहीं मत में रखिए।
हम ये 2 एरिया में अगर मेहनत शुरू करें तो देश की यंग टैलेंट हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान देंगे और हमारी यंग टैलेंट को इसमें से आइडिया मिलेगा कि हाँ, ये भी क्षेत्र है जहां मैं काम कर सकता हूं। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप महाकुंभ में से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलने चाहिए। उन एक्शनेबल पॉइंट्स को लेकर के हम आगे चले और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये 1.5-2 महीने में जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, नए स्टार्टअप बनाएं, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें। आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपके एस्पिरेशंस ही भारत के एस्पिरेशंस है। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप सबसे गप्पे गोष्ठी करने का। आप सब नौजवानों से आपका उत्साह, उमंग मेरे में भी एक नई ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने सुना